हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के रेजुलेशन ऑफ फोर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स को सीखे हैं एंड हम लोगों ने देखे हैं किस तरह से इन सभी नियमों को यूज़ करके दो कंकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन दो से ज़्यादा अगर कंकरेंट फोर्स होता है तो किस तरह से रिजल्टेंट फोर्स निकाला जाएगा ये अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे ऐसे 4-5 कनकरेंट फोर्स है। ठीक है, ऐसे 4-5 कनकरेंट फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे इन सभी फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे ये अभी तक हमें पता नहीं है एंड आज हम लोग यही सीखने वाले हैं किस तरह से नंबर ऑफ कनकरेंट फोर्स का रिजल्टेंट निकाला जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जो कि है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स को पहले नंबर ऑफ कंपोनेंट में डिवाइड किया जाएगा एंड उसके बाद आपका ये सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकाला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं रेजुलेशन ऑफ फोर्स। व्हाट इज रेजुलेशन ऑफ फोर्स? अगर कभी पूछ लिया जाए व्हाट इज रेजुलेशन ऑफ फोर्स तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रेजुलेशन ऑफ फोर्स is the process of resolving or splitting the given force or concurrent forces into a number of components without changing the effect of the force। ठीक है, resolution of force is the process of resolving or splitting the given concurrent forces into a number of component without changing the effect of the force। दोस्तों चलो यहाँ पे एक फोर्स लेते हैं। ठीक है, एक फोर्स लेते हैं। ओके, ये मान लेते हैं आपका फोर्स है। तो इस फोर्स को अगर हम लोग स्प्लिट करना चाहेंगे, ठीक है, स्प्लिट करना चाहेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है दोस्तों, इस फोर्स का जो इफेक्ट रहेगा वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो इसको अभी अगर हम लोग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इस फोर्स को अगर स्प्लिट कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा क्या दोस्तों, कंपोनेंट फोर्स। ठीक है, ये भी आपका एक कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोसेस है एक फोर्स को स्प्लिट कर देना नंबर ऑफ कंपोनेंट पे, अगर हम लोग चाहे तो और भी कंपोनेंट यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, ये भी आपका क्या होगा, कंपोनेंट होगा। तो एक फोर्स को नंबर ऑफ कंपोनेंट फोर्स में डिवाइड कर देना, स्प्लिट कर देना, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं। लेकिन कंडीशन एक ही है, ये जो कंपोनेंट फोर्स है, सारे कंपोनेंट फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, ठीक है, सारे कंपोनेंट फोर्स का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो इस फोर्स का इक्वल होगा। मतलब इस फोर्स का जो इफेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखो एंड ऐसा हम लोग क्यों करते हैं दोस्तों, ऐसा हम लोग करते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। इट इज डन टू डिटरमाइन the resultant force of given forces। मतलब मान लेते हैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि इस तरह से
बहुत सारे फोर्स लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह के केस में ये सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस बॉडी पे, ठीक है, उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे फोर्स को कंपोनेंट फोर्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे, सारे फोर्स को हम लोग स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका डेफिनेशन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का। एंड ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ गिवन फोर्सेस। जितने भी फोर्सेस दिया गया है उन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहते हैं, फोर्स करते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फोर्स को स्प्लिट करेंगे एंड जो कंपोनेंट फोर्स हमें मिलेगा उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। एंड इस प्रोसेस के सहारे हम लोग किस तरह से रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों हम लोग किसी भी फोर्स को दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। पहला तो है आपका अलोंग एनी डायरेक्शन एंड दूसरा हो गया इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये दोनों केसेस को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है, रेजुलेशन ऑफ अ गिवन फोर्स इनटू टू components along two assigned direction। ठीक है, देखो यहां पे एक फोर्स को लेंगे हम लोग, ये हो गया हमारे पास फोर्स, इसको मान लेते हैं ये है P जो कि O पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट पे स्प्लिट कैसे करेंगे, तो ये एक कंपोनेंट है एंड ये एक कंपोनेंट है। P के साथ ये वाला कंपोनेंट अल्फा एंगल फॉर्म करा है एंड ये आपका बीटा एंगल फॉर्म करा है। तो स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है ना। चलो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया एंड इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, ये बी एंड ये सी, ठीक है। जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड ओ बी, ठीक है, ओ बी ये हमारा फोर्स है एंड ओ ए एक कंपोनेंट है, ओ सी दूसरा कंपोनेंट है, ओके। तो देखो ये जो एंगल यहाँ पे हो रहा है ये कितना होगा दोस्तों, ये दोनों एंगल मिला के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है मतलब 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें कि ये वाला एंगल आपका अल्फा प्लस बीटा है, तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके। एंड ये जो ट्रायंगल बना है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ये जो ट्रायंगल बना है इसका एंगल, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल आपका क्या है दोस्तों 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो ये वाला एंगल क्या होगा, देखो ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल होगा, मतलब ये बीटा एंगल है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओके, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल हमें पता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइन एंगल फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक एक साइड लेना होगा हमें। सबसे पहले तो ओ ए लेते हैं एंड साइन एंगल, एंगल कौन सा लेंगे, हम लोग ओ ए ले रहे हैं तो इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा उसको लेना होगा यहाँ पे साइन बीटा, ठीक है। दूसरा साइड लेते हैं, दूसरा साइड कौन सा है, ए बी, ये दूसरा साइड है आपका, तो ये यहाँ पे मैंने डाला ए बी एंड नीचे होगा साइन एंड एंगल कौन सा होगा, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, ठीक है, अल्फा। एंड तीसरा साइड रहेगा हमारे पास ओ बी एंड एंगल कौन सा रहेगा, उसके ऑपोजिट वाला एंगल साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ओके। एंड इसी फॉर्मूला के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओ बी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन बीटा इज इक्वल टू, इसके साथ इक्वल कर देंगे साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, ओ ए बाई साइन बीटा एंड ओ बी मतलब क्या है दोस्तों, ओ बी मतलब देखो यहाँ पे ये हमारा पी फोर्स है
एंड साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से अगर हम लोग ओ ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये बन जाएगा पी साइन बीटा अपन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया पहले कंपोनेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हम लोगों ने निकाल लिए हैं पहले कंपोनेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड, ओके। इस तरह से दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरे के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसको इसके साथ इक्वल करना होगा। ए बी अपन साइन अल्फा इजिकल टू क्या होगा, ओ बी साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके। यहाँ पे ए बी साइन अल्फा इजिकल टू ओ बी मतलब क्या है पी, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। देखो ये जो ए बी है दोस्तों, ए बी क्या है, ये वाले साइड है, ठीक है। ये किसके साथ इक्वल है एंड पैरेलल है, इसके साथ ओ सी के साथ, ठीक है। तो ए बी इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं ओ सी, एंड ये साइन अल्फा पी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे रहेगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ओके। देखो तो ये दूसरा कंपोनेंट फोर्स का भी फॉर्मूला हमें मिल गया, ओके। ये है पहला कंपोनेंट फोर्स एंड ये है दूसरा कंपोनेंट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ ए निकालने के लिए, इस वाले कंपोनेंट को निकालने के लिए हम लोग कौन सा एंगल ले रहे हैं दोस्तों, ये वाला एंगल, ठीक है। ऊपर में ये वाला एंगल होगा, एंड ये वाले कंपोनेंट फोर्स को निकालने के लिए हम लोग एंगल कौन सा ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहे हैं, मतलब हम लोग ऑपोजिट एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल अल्फा होगा, ओ ए के लिए ऑपोजिट एंगल ये, तो ये हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिए, डेरिवेशन याद ना रखे तो भी चलता है, लेकिन आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना होगा कि किस तरह से हम लोग एक फोर्स को टू कंपोनेंट पे डिवाइड करेंगे अलोंग टू असाइन डायरेक्शन, दो डायरेक्शन पे, ठीक है। दो डायरेक्शन पे, दो कंपोनेंट पे हम लोग किस तरह से एक फोर्स को रेजोल्यूशन करेंगे। तो ये रहा आपका प्रोसेस, एंड ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो दूसरा केस पे चले जाते हैं। दूसरा केस में क्या दिया गया है दोस्तों, दूसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा केस में हम लोग इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो दूसरे केस में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, रेजोल्यूशन ऑफ अ गिवन फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे भी एक फोर्स को लेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारा फोर्स है P, ठीक है। एंड इसको दो कंपोनेंट पे हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों कंपोनेंट फोर्स आपस में 90 डिग्री एंगल पे होगा, मतलब राइट एंगल पे होगा, ठीक है। तो चलो ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा एक कंपोनेंट है, तो इसके साथ 90 डिग्री एंगल पे ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ओके। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे इसको इस तरह से, ओके। अभी देखो इसका नाम देते हैं, ये O पॉइंट है, ये आपका A, ये B एंड ये C, ठीक है। चलो अब इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो ये तो आपका पता है आपको, ये 90 डिग्री एंगल है, एंड ये एंगल क्या होगा दोस्तों, ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। चलो अब इस केस में भी देख लेते हैं, इन ट्राइंगल OAB, ओके। तो OA क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इजिकल टू आपका AB क्या होगा, साइन थीटा, एंड OB क्या होगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम लोग OA का वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस वाले कंपोनेंट का हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, OA इजिकल टू OA अपन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा, OB साइन
90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू है 1। एंड यहाँ से हम लोग ओ ए अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा ओ बी बोले तो P साइन 90 माइनस थीटा, एंड नीचे रहेगा आपका साइन 90। ठीक है, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, एंड नीचे रहेगा 1 बोले तो आपका P कॉस थीटा। ठीक है, ओके, एक तो आपका ये हो गया P कॉस थीटा। ठीक है, दूसरा निकालते हैं, मतलब OC निकालते हैं। OC का वैल्यू क्या रहेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, AB अपन साइन थीटा इजिकल टू OB अपन साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से AB निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, OB बोले तो आपका P, एंड नीचे तो साइन 90 रहेगा, एंड ये वाला साइन थीटा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो AB हमारा क्या मिल गया दोस्तों, AB बोले तो आपका ये वाला बोले तो OC। ठीक है, चलो AB के बदले आप OC लिखेंगे, तो यहाँ पे ये रह जाएगा P साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वैल्यू मिल गया। ओके, देखो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, तो अगर एक फोर्स को हम लोग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे स्प्लिट करते हैं तो हमें एक फोर्स मिलेगा P cos थीटा एंड दूसरा मिलेगा P sin थीटा। P cos थीटा जो होगा वो होगा क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड P sin थीटा क्या होगा वर्टिकल कंपोनेंट। एंड ये दो कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व पार्ट कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे है। ये P cos थीटा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका P cos थीटा एंड ये आपका P sin थीटा। ठीक है, एंड ये दोनों कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, रिजॉल्व पार्ट। ठीक है, अगर दो कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन सब कंपोनेंट को हम लोग रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। एंड अगर टू असाइन डायरेक्शन नॉट एट राइट एंगल, ठीक है, अगर राइट एंगल नहीं है, ठीक है, इस तरह के कंपोनेंट को हम लोग कंपोनेंट ही कहेंगे। लेकिन अगर दो कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल पे होते हैं तो फिर उसको हम लोग रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। तो केस नंबर 1 में हम लोगों ने जो कंपोनेंट निकाले थे वो टू असाइन डायरेक्शन पे थे। ठीक है, दो अलग अलग डायरेक्शन पे थे लेकिन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल पे नहीं था, तो तब हम लोग क्या कहेंगे, उसको कंपोनेंट कहेंगे। लेकिन दूसरे केस में हम लोग देखे थे कि ये जो दो कंपोनेंट हम लोगों ने निकाले हैं, ये दो कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री एंगल पे है, तो इसको हम लोग आगे रिजॉल्व पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो रिजॉल्व पार्ट एंड कंपोनेंट में मेनली डिफरेंस क्या है कि रिजॉल्व पार्ट आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, लेकिन कंपोनेंट आपका 90 डिग्री एंगल पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। ओके, एंड इस डिफरेंस को आप याद रखिएगा कंपोनेंट एंड रिजॉल्व पार्ट के डिफरेंस में। ठीक है, तो आपको अब पता चल चुका है। चलो शॉर्ट में अभी लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट में फॉर्मूला लिख देते हैं, देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। बिना न्यूमेरिकल के ये फॉर्मूला सीखने का कोई मज़ा नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला सीखने के बाद न्यूमेरिकल करने में जो मज़ा है वो और किसी पे भी नहीं। ये P अगर होता, ओके, तो इसको मान लेते हैं आपका OA एंड ये OC। ठीक है, तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था, OA इजिकल टू था आपका P साइन क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, बीटा एंगल होगा, एंड नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इसका फॉर्मूला था। OC निकालने का जो फॉर्मूला था P साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम लोग इस वाले को निकाल रहे हैं तो ये एंगल को लेना है, अगर इस वाले को निकाल रहे हैं तो ये एंगल लेना है। ठीक है, एंड दूसरे केस में ये आपका अगर P होता है तो ये OA एंड ये आपका C। ओके, तो इस केस में जो OA होगा वो क्या होगा, P cos थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, OC सॉरी OB नहीं, ये OC होगा
P साइन थीटा, ठीक है ना। ये है आपके कंपोनेंट, ये है रिजॉल्व पार्ट, इसको कहते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। चलो, तो ये चारों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बस इसी फॉर्मूला के सहारे हम लोग अभी न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, न्यूमेरिकल करने वाले हैं किस तरह से दो से ज़्यादा कंकरेंट फोर्स का हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग ये सारे फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। मेनली हम लोग रिजॉल्व पार्ट यूज़ करते हैं। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग मेनली क्या करते हैं, रिजॉल्व पार्ट को यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या है, P cos थीटा, एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है P sin थीटा। ये आपको याद रखना है। चलो, अभी हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, दोस्तों इस सवाल को पूछा है बिहार से प्रियांशु ने। तो इस सवाल में क्या कहा गया है इसको पहले समझ लेते हैं। अ ब्लॉक वेइंग 10 किलोन्यूटन इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन इट्स कंपोनेंट नॉर्मल टू एंड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 20 डिग्री, एंड इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, जिसका वेट है 10 किलो न्यूटन। ओके, तो ये वेट की वजह से, इस ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट हमें निकालना है दो अलग अलग दिशा में। एक तो है नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल पे, मतलब राइट एंगल पे हमें निकालना है एक कंपोनेंट, एंड दूसरा कंपोनेंट क्या है, पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके पैरेलल हमें एक कंपोनेंट निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 20 डिग्री, एंड इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है जिसका जो वेट है वो ऑलवेज नीचे की तरफ काम करेगा। आप सभी को पता है वेट ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन पे काम करता है जिसका वैल्यू है 10 किलो न्यूटन, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वेट की वजह से। अब इस फोर्स का हमें कंपोनेंट निकालना है नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, बोले तो इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में निकालना है इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल, मतलब राइट एंगल पे, एंड दूसरा निकालना है पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, ओके, इस डायरेक्शन पे। ओके, तो ये दो डायरेक्शन पे हमें क्या करना है, इस फोर्स का 10 किलो न्यूटन फोर्स का हमें कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये एंगल भी 20 डिग्री होगा। ओके, तो ये दो कंपोनेंट फोर्स को हम लोग निकालने वाले हैं। क्योंकि फोर्स हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंपोनेंट निकालेंगे वो दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही होगा, ठीक है। ये एक है एंड ये एक है। ओके, अब कौन सा कंपोनेंट का वैल्यू कितना होगा ये कैसे निकालेंगे। देखो ये दोनों जो कंपोनेंट है दोस्तों, ये दोनों कंपोनेंट आपस में कितने डिग्री एंगल पे है, बोलो, आपस में ये दोनों राइट एंगल पे है, ठीक है, राइट एंगल पे है। क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे है, एंड ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ये पैरेलल है, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट आपका पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल पे होगा। तो अगर दो कंपोनेंट 90 डिग्री एंगल पे है तो उसको हम लोग रिजॉल्व पार्ट कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिजॉल्व पार्ट कहते हैं। एंड रिजॉल्व पार्ट को कैसे निकाला जाता है ये हमें पता है, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पे ये एंगल आपका क्या है, इसके साथ जुड़ा है, इस कंपोनेंट के साथ, तो ये क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, ओके, एंड ये वाला जो है ये वाला होगा साइन कंपोनेंट। तो निकालते हैं, देखो आपका क्या होगा, कॉस कंपोनेंट of the force 10 cos 20 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। एंड साइन कंपोनेंट
ऑफ द फोर्स कितना होगा ये 10 sin 20 डिग्री। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट आपका क्या है, इसका वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, मैं सीधा इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो कॉस कंपोनेंट है 9 इसका जो वैल्यू होगा 9.397 किलो न्यूटन, एंड इसका जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 3.42 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे लिख दो 9.397 किलो न्यूटन, एंड यहाँ पे जो होगा 3.42 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आप आंसर पे ये लिखिएगा द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन इज 9.397 किलो न्यूटन एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन इज 3.42 किलो न्यूटन। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे कॉस कंपोनेंट ना लिख के आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कंपोनेंट नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं component parallel to the inclined plane। ओके, ठीक है, ओके, ये था इस सवाल का जवाब। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल के साथ। दोस्तों दूसरे सवाल में पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ द गिवन फोर्सेस। तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, मतलब ये सारे फोर्सेस क्या है दोस्तों, कंकरेंट फोर्स है। ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट के थ्रू ये सारी फोर्स पास हो रहा है या फिर एक ही पॉइंट पे ये सारे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इन सभी फोर्स का हमें क्या निकालना है, इन सभी फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है दोस्तों कि हम लोग सारे फोर्स का क्या करेंगे, रिजोल्व पार्ट निकालेंगे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इस फोर्स का भी हम लोग क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसका भी हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो इन दो फोर्स का कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला फोर्स जो है दोस्तों 1 किलो न्यूटन, ये वाला फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, ये वाला फोर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लग रहा है, तो इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 1 किलो न्यूटन ही होगा। एंड इस केस में देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन पे है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन पे है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 1.5 किलो न्यूटन होगा। ओके, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, देखो अब सबका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही दिशा पे काम कर रहा है, इस दिशा में, तो सबका जो साइन होगा प्लस ही होगा। ठीक है, अगर कोई फोर्स इधर रहता तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर काम करता तो हम लोग उसको माइनस ले लेते, लेकिन ये सारे फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही दिशा पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। ठीक है, ओके, सभी फोर्सेस के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके हम लोग अलजेब्रिक सम निकालेंगे, मतलब ये आपका एक्स डायरेक्शन पे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है, तो इसको पहले लेते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, देखो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, पी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी होगा 3 एंड कॉस होगा 30 डिग्री। ओके, इसके बाद ये वाला देखो, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल
डायरेक्शन पे लग रहा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यही होगा, प्लस 1 किलोन्यूटन, प्लस क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 5 कॉस कितने डिग्री एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे, एंड इसका देखो 2 कॉस कितने डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री पे, एंड ये वाला 90 डिग्री एंगल पे है, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होगा, तो इसको यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर पे। अगर कैलकुलेटर पे एक बार में ही टाइप कर देंगे तो इसका वैल्यू एक बार में ही निकल जाएगा। इसका वैल्यू लगभग है आपका 9 पॉइंट कितना है 34 किलोन्यूटन, ठीक है। ये चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। एंड इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स। सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट y। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 किलोन्यूटन फोर्स है दोस्तों, वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, पी साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री होगा। लेकिन देखो ये वाला फोर्स, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये नीचे की तरफ काम करेगा, एंड ये सारे फोर्स क्या ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है, नेगेटिव ले लेंगे। ओके, एंड चलो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लग रहा है। एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 5 साइन 30 डिग्री, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लिए हैं। उसके बाद 2 किलोमीटर का देखो 2 साइन 45 डिग्री, ये भी प्लस होगा क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है। एंड 1.5 किलोमीटर जो फोर्स है वो वर्टिकली लग रहा है, मतलब उसका जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट वो 1.5 ही होगा। ओके, तो इसके बाद इसको अगर कैलकुलेटर में टाइप करते हैं तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों, इसका वैल्यू निकलता है 3.91 किलोन्यूटन, ठीक है। अभी देखो हमें क्या मिल गया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। मतलब हमें अभी 2 फोर्स मिल गया है, ठीक है, एक तो वर्टिकल है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल कितना है 9.34 एंड ये है आपका 3.91, ठीक है। देखो अब इतने सारे फोर्स हमें 2 फोर्स के फॉर्म पे मिल गया है, तो अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। एंड ये 2 आपस में 90 डिग्री एंगल पे है, तो फिर इसका रिजल्टेंट जो होगा वो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। तो रिजल्टेंट R इजिकल टू क्या होगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये है समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट उसका स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोले तो आपका x, समेशन ऑफ x उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए फटाफट से। ये y क्या है आपका 3.91 स्क्वायर प्लस 9.34 उसका स्क्वायर। ओके, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, अभी रिजल्ट मिलेगा आपका लगभग 10.125 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो मान लेते हैं इस तरह से, इसका वैल्यू कितना है किलोन्यूटन, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, ये वाला एंगल निकालना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इजिकल टू क्या होगा, देखो tan थीटा इजिकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे समेशन ऑफ EY एंड बेस है आपका EX। ओके, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेगा। थीटा को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं tan इनवर्स समेशन ऑफ Y समेशन ऑफ X। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए फटाफट से। क्या है EY का वैल्यू क्या है 3.91 एंड
9.34 है x का वैल्यू। ओके, कैलकुलेटर में अगर आप टाइप करते हैं tan इनवर्स 3.91 बाई 9.34 तो आपको एंगल का वैल्यू निकल जाएगा, आपको मिलेगा लगभग थीटा मिलेगा 22 डिग्री पॉइंट 12 समथिंग मिलेगा इसे, ठीक है, ये अप्रोक्स में आएगा, चलो 22 समथिंग आएगा। ओके, देखो हम लोगों ने ये सभी फोर्स का क्या निकाला, सबसे पहले अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओके, जो कि हमें ये मिल गया, एंड देन उसके बाद अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट, ओके, वर्टिकल कंपोनेंट सबका हम लोगों ने निकाला, तो ये मिल गया हमें। ओके, देन उसके बाद अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं इसका, तो हमें क्या करना है, रूट ओवर ई वाई, सॉरी ई नहीं, समेसन वाई उसका स्क्वायर प्लस समेसन एक्स उसका स्क्वायर। ओके, तो वैल्यू लगा दिया हम लोगों ने एंड हमें रिजल्टेंट का वैल्यू मिल गया। अब अगर बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स समेसन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एक्स। ओके, वाई बाई एक्स हमें यहाँ पे लिखना है, tan इनवर्स करके हम अगर कैलकुलेटर में टाइप करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। एंड ये जो डायरेक्शन मिला दोस्तों, ये किसके रेस्पेक्ट में मिला, हमें हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में। ओके, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में आपका क्या मिला, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से आप अपने बुक से, अगर आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोई भी किताब हो तो वहाँ से आप इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिएगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आने वाले लेक्चर्स में उसको सॉल्व करके आपको यहाँ पे मैं दे दूँ, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको पता होगा 7866804794। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, प्रैक्टिस कीजिएगा खूब, बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको सिर्फ करना क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट पे स्प्लिट कर देना है, देन उसके बाद सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जोड़ना है एंड सारे वर्टिकल कंपोनेंट को जोड़ना है। एंड साइन याद रखिएगा कि किसके लिए प्लस होगा, किसके लिए माइनस होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, एंड ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है मतलब इसको हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं ग्राफ का पैटर्न, ठीक है। जैसे कि ये वाला वैल्यू नेगेटिव होता है, ये वाला वैल्यू नेगेटिव होता है। ओके, अगर कोई फोर्स इस क्वाड्रेंट पे होता है, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये वाला फोर्स अगर होता है तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पे देखो इसका कंपोनेंट इस तरह से होगा, मतलब एक्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे नेगेटिव निकलेगा। ओके, इस क्वाड्रेंट पे होता है तो दोनों ही कंपोनेंट आपका नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट पे अगर होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव में निकलेगा एंड ये नेगेटिव में निकलेगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स के साइन आप इस चार्ट से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो तो दोनों ही कंपोनेंट आपका पॉजिटिव में आएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट पे आता है तो वर्टिकल कंपोनेंट आपका पॉजिटिव में आएगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका नेगेटिव में आएगा। एंड यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही नेगेटिव वैल्यू में आएगा। एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पॉजिटिव में आएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव में आएगा। देखो जैसे ये वाला फोर्स 3 किलोमीटर वाला फोर्स था, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू पॉजिटिव में आया है एंड वर्टिकल कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कुछ बेसिक सा चीज़ें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप खुद से ट्राई करते रहिएगा, ठीक है, खुद से ट्राई करते रहिएगा। अगर दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड क्लास अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।